नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के संगठन में बड़े फेरबदल किए जाएंगे। चुनाव के बाद विष्णुदेव साय कैबिनेट में विस्तार के साथ ही संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई बड़े नेता निगम मंडल आयोग में नियुक्त किए जाएंगे। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद ही नगरीय निकाय चुनाव है। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए दिन रात एक करने वाले संगठन के नेताओं के नाम अब निगम मंडल आयोग की पहली खेप में सामने आने की बात कही जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले किरण सिंह देव को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और किरण देव ने अपनी टीम का विस्तार करते हुए कुछ जरूरी नियुक्तियां की। इनमें प्रदेश महामंत्री और कार्य समिति सदस्यों समेत 12 पदाधिकारियों के नाम शामिल थे। अब किरण देव नगरीय निकाय चुनाव के लिए मजबूत टीम तैयार करेंगे। वो उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, कार्यालय मंत्री, कार्यालय प्रभारी, सह प्रभारी जैसे पदों पर नए लोगों को मौका दे सकते हैं। खबर ये भी है कि लोकसभा परिणाम के बाद प्रवक्ताओं की सूची में भी फेरबदल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये किसी परिवार से चलती नहीं और समय समय पर यहाँ बदलाव होता है, दायित्व बदले जाते हैं। विधानसभा का जब चुनाव हुआ उसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो आज मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी एक टीम रही। माननीय अरुण साहब जी आए, उनकी अपनी एक टीम रही। अब नए अध्यक्ष आए, तो जहां पर रिक्त स्थानों की भर्ती पहले ही हो चुकी है, तो कुछ नए लोगों को दायित्व मिलना, कुछ लोगों का दायित्व बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी में एक स्वाभाविक प्रक्रिया, तो ये जरूर होगी। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस बिखरी बिखरी सी नजर आई। संगठन के कई नेताओं के साथ पूर्व विधायक और महिला नेता कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। पीसीसी चीफ दीपक बैज के सामने इसी बिखराव को समेटकर कांग्रेस को फिर से मजबूत करना बड़ी चुनौती है। इसलिए कांग्रेस संगठन में फेरबदल और नई नियुक्तियों की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई। कांग्रेस अपनी नई नियुक्तियों में युवाओं के साथ साथ चुनाव में बेहतर काम करने वालों को ज्यादा महत्व देगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज को मजबूती के साथ उठाए, सड़क से लेकर सदन तक उठाए। आने वाला समय में निश्चित रूप से हमारे कुछ बड़े नेता अन्य प्रदेशों में चुनाव अभियान में है, प्रचार अभियान में है। आने वाले दिनों में सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं रूपेश दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता। हमारे साथ सुनील चौधरी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनिरुद्ध दुबे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। रूपेश दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। पहला सवाल आपसे, आपके प्रदेश अध्यक्ष से कह रहे हैं कि बड़ी रणनीति होगी लोकसभा चुनाव के बाद, बड़ी बैठक होगी, कई बदलाव किए जाएंगे, क्या रणनीति तय की जाएगी? अरुण जी नमस्कार। जी। अनिरुद्ध जी नमस्कार और सुनील भाई नमस्कार। संगठन में फेरबदल एक सामान्य प्रक्रिया है। जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें जिन जिन पदाधिकारियों को माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशन में और जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया है। चुनाव में परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आते हैं, लेकिन उससे संगठनात्मक गतिविधियों में संगठन के जो रणनीति है उस पर हमको विचलित नहीं होना है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में दीपक बैज जी का नेतृत्व, भूपेश बघेल जी का नेतृत्व, चरणदास महंत जी का नेतृत्व, टीएस सिंहदेव जी का नेतृत्व, ऐसे हमारे शीर्ष नेताओं का जो नेतृत्व है वो हमें मिला हुआ है। और उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी को जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगे, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। वैसे भी चुनाव के दरमियान कतिपय लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिया है, वे कांग्रेस के संघर्ष के समय में कांग्रेस को छोड़ करके अन्य पार्टियों में गए हैं, उससे कांग्रेस को कोई असर नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जो रिक्त पद हैं उनमें पार्टी संगठन जो एक व्यापक रणनीति के तहत रायशुमारी कर उसको
भरने का काम करेगी। और निश्चित रूप से मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे शीर्ष नेता हैं, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सशक्त विपक्ष की भूमिका में रहेगी। जी बिल्कुल। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है सुनील चौधरी जी। सुनील चौधरी जी, सुनने में आ रहा है कि बीजेपी में बड़े उलटफेर की संभावना है, कितने प्रमोशन और कितने डिमोशन तय हैं? सुनील चौधरी जी। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे संगठन हैं उसमें अभी नई नियुक्तियां होनी है। सभी के कार्यकाल लगभग पूर्ण हो चुके हैं और जो कार्यकर्ता दायित्व में रहे हैं उनका कुछ लोगों का प्रमोशन होगा, कुछ लोगों को विभिन्न दायित्व इधर उधर और जहां उनकी योग्यता क्षमता अनुसार मोर्चा प्रकोष्ठ में, मेन बॉडी में, कुछ लोगों को सरकार में काम करने का अवसर मिलेगा। सुनील चौधरी जी, देखा जाए बीजेपी में तो लगता है लगातार भर्तियां चलती रहती है, बड़ी मजबूती से काम किया है। सुनील चौधरी जी, बीजेपी में तो लगातार भर्तियां चलती रहती हैं, विपक्ष के सारे नेताओं को एक एक करके आप अपने पार्टी में सदस्यता दिलाते रहते हैं। देखिए विपक्ष में जो वहां के नेता हैं वो तो बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं और उसका मूल कारण यह है कि कांग्रेस में न नीति है, न नियत है, न नेता है, कुछ बचा नहीं है, इसलिए लोग छोड़ करके जा रहे हैं। अब कांग्रेस संगठन में कोई काम करना चाहता नहीं है। देखिए विधायक छोड़ के चले गए, प्रदेश के संगठन के महामंत्री, मोर्चा प्रकोष्ठ के उनके पदाधिकारी पूर्व के महापौर रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे अनेक हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी प्रलोभन देती है, बुला लेती है बीजेपी धीरे धीरे करके। मोदी जी की नीति से प्रभावित। सुनील चौधरी जी, बीजेपी धीरे धीरे करके विपक्ष को देश से खत्म करने की कोशिश में है क्या? नहीं, हम किसी को खत्म करने की कोशिश में नहीं है। विपक्ष तो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है। अरे भगवान राम के मंदिर का न्योता अगर स्वीकार नहीं करोगे तो कौन सनातनी है जो आपके साथ खड़े होगा? अब आप काल्पनिक कहोगे भगवान राम को तो कौन आपके साथ खड़े होगा? प्रदेश में भ्रष्टाचार करोगे, टिकट को बेचोगे, बंदर बाट करोगे, यहाँ के गाड़ी कमाई को ले जाकर के गांधी परिवार के चरणों में अर्पित करोगे, तो कौन जो यहाँ छत्तीसगढ़िया है या जो नागरिक है देश का, अपने आप को देश के लिए काम करना चाहता है, दिखाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो आता है राजनीतिक जीवन में कुछ करके दिखाने के लिए। क्यों ऐसी विचारधारा के साथ रहेगा? क्यों ऐसे लोगों के साथ रहेगा? भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए उनको पता है कि ये विकासवादी सोच लेकर के चलते हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं, सबका प्रयास एक साथ चलता है। संगठन में यहां पर मान सम्मान है, ये नहीं कि अपमान किए जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल बोल रहे हैं। तो भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो लोग हैं बड़ा अंतर है। भाजपा में आने के बाद सबका सम्मान है, लेकिन कांग्रेस में अपमान है। अभी खेड़ा जी को देखिए, राधिका खेड़ा जी का क्या हुआ, तो स्थिति वही है। इनके जो पदाधिकारी हैं वो तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के मंच पे बैठे हुए स्थान पर आरोप लगाए हैं। अरे पार्टी के अंदर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनको सम्मान महसूस हो रहा है और इसलिए वो यहां पर आ रहे हैं। और जो भाजपा में आएगा हम स्वागत करेंगे, आइए काम करिए, आप यहां पर अपने आप को साबित करिए, अपनी निष्ठा साबित करिए और देश सेवा में लग जाइए। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और निश्चित रूप से सब लोग जुड़ना चाहते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि दीपक बैज जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो कितने दिन रहने वाले हैं? फिर इनकी गुटबाजी में कहीं उनको न हटा दे। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कहता हूं, कांग्रेसी कूद करके कहते थे विष्णुदेव साय जी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिए, इस दिन हटा दिए, उस दिन हटा दिए। देखिए ये भाजपा के कार्यकर्ता जो होते हैं ना वो दायित्व में रहते हैं और ना रहते तब भी काम करते हैं। आज वही विष्णुदेव साय जी सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, सुशासन वाले मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और इस प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्य निर्वाचित मुख्यमंत्री है। तो यह सौभाग्य होता है भाजपा के कार्यकर्ताओं का। यहां तो निचले बूथ स्तर में काम करने वाले कार्यकर्ता को भी मौका मिलता है, पर कांग्रेस में एक परिवार का महिमा मंडन करें, एक नेता के पीछे चले, तभी आपको मिलने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कांग्रेस की परिपाटी है, तो कांग्रेस की परिपाटी में अब कोई रहना नहीं चाहता। जी बिल्कुल। अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा चुनाव के मतदान हो चुका है छत्तीसगढ़ में, अब दोनों ही दल कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। इसमें देखा जाएगा तो उठापटक होगी, किसी का डिमोशन होगा, किसी का प्रमोशन होगा। हो सकता है कि इसकी नाराजगी भी पार्टियों को देखने को मिले। अनिरुद्ध जी, देखिए क्या है कि वास्तव में लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में तो हो चुका है
जी, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव हो चुका है और संगठन स्तर पर जो है दोनों तरफ जो है कवायद निश्चित रूप से होगी और होना भी चाहिए। लेकिन जहां तक के देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और दोनों की, कांग्रेस की मैं अलग अलग मीमांसा करूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी एक समय में बहुत संकट काल से गुजरी। ये संकट काल का समय वो था जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी जी। और 2019, 20, 21, 22 ये 4 साल जो थे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अवसाद का समय था। लेकिन जब वो चुनावी वर्ष आया 2023 तो स्थितियां तेजी से बदली। जैसे क्रिकेट मैच में कई बार वो होता है और फुटबॉल मैच में होता है, जो कल्पना से परे होता है, वो पता लगा कि कोई टीम जो है वापस मैच में फिर वो जीत जाती है। भारतीय जनता पार्टी का रोल अभी जो है 2023 के चुनाव में कुछ इसी तरह का रहा। और लोकसभा चुनाव में भी जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो है उत्साह और पूरी ऊर्जा के साथ लगने वाला जो है एक जो लगने वाली तस्वीर नेताओं और कार्यकर्ताओं में नजर आई। हम बात करें कांग्रेस की, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी अच्छे दिए हैं, भले उस पर टीका टिप्पणी होती रही हो, एक अलग बात है। खुद भूपेश बघेल जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव से उतरे, ओबीसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ताम्रध्वज साहू जी को महासमुंद से उतारा गया। अनुसूचित जाति वर्ग की बहुलता है जांजगीर क्षेत्र में, वहां से शिव डहरिया जी को भेजा गया। सारे समीकरण देखे गए। लेकिन आज भी जो है कांग्रेस में जो लोकसभा चुनाव के समय में मतलब सारे जो योद्धा कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की स्थिति में थे। और टी.एस. सिंहदेव जी जो पारिवारिक कारणों से उनके यहाँ जो 2 लोग बेहद गंभीर रूप से बीमार थे तो उसमें लगे हुए थे। तो कांग्रेस में वो जो तेवर नजर आना था वो नहीं आया। लेकिन मैं एक आपकी बात में आना चाहूंगा तोमर जी, जो आपने ये सुनील चौधरी जी से सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस को खत्म कर देना चाह रही है। आपको मैं एक बात बता दूं, मोदी जी और अमित शाह जी पूर्व में कह चुके हैं कांग्रेस मुक्त भारत। अभी तक की ऐसी स्थिति तो कम से कम नहीं है और अभी मुझे दिखाई नहीं देती। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब राजीव गांधी जी की शहादत हुई, राजीव गांधी जी की शहादत के बाद नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री बने। वो समय एक दौर था, कांग्रेस संभली हुई थी, सब कुछ ठीक था। नरसिम्हा राव जी के बाद फिर जो है कांग्रेस का जो है बड़ा संक्रमण काल आया। सीताराम केसरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, सारी चीजें, कांग्रेस खत्म होती नजर आ रही थी। लेकिन बाद में फिर दौर आया। 2 बार जो है यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे और सोनिया गांधी जी की पसंद से प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, आज कांग्रेस बेहद संघर्ष के दौर से गुजर रही है। लेकिन अभी की स्थिति में ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता कि ये जो नारा है या जो ये स्लोगन है कांग्रेस मुक्त भारत, ये कहीं कुछ होता नजर आएगा। और जहां तक मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, किसी भी राष्ट्र में मजबूत विपक्ष का होना निहायत जरूरी है, वरना अराजकता फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ रूपेश दुबे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रूपेश जी, बीजेपी कह रही है आप अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहते हैं, आपकी पार्टी में नियत नहीं है, नीति नहीं है, तो आपकी पार्टी के नेता बीजेपी में तो जाएंगे ही। फिर आप कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस को खत्म करना चाहती है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। अरुण जी, ये भाजपा का दिव्य स्वप्न था कि कांग्रेस मुक्त भारत करने का जो बात कही, उनका स्वप्न था। देखिए, भारत देश में अखंड रूप से और मजबूती से कांग्रेस ऐसी पार्टी है, जब कांग्रेस जब भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ करती है तो देश में 10 साल से बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार जिस प्रकार से हिल जाती है, विचलित हो जाती है। और कांग्रेस नेतृत्व के साथ साथ अभी जिस प्रकार से देश में महंगाई है, बेरोजगारी है और अराजकता का माहौल है, उससे देश को आजाद कराने के लिए पूरे देश के राजनीतिक दल एक होकर के इंडिया गठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यही भाजपा को इंडिया नाम लेने में भी तकलीफ हो रही है, इंडी गठबंधन कहना प्रारंभ कर दिए हैं। ये भाजपा की ओछी सोच, भाजपा 10 साल के कार्यकाल में एक भी उपलब्धि बताने में सक्षम है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने कोरोना काल में, राहुल गांधी जी ने कोरोना काल में बात उठाई, भाजपा की उपलब्धि क्या रही क्या नहीं रही, लेकिन आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए। अरुण जी, राजनीति में
कतिपय व्यक्ति रहते हैं जो निहित व्यक्तिगत स्वार्थ से या अन्य किसी कारण से वो भाजपा में गए होंगे, लेकिन भाजपा की स्थिति देखिए, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता जो रहे हैं उनके प्रवेश का बार बार विरोध करते रहे। लेकिन रूपेश जी, आप भी ऐसा कुछ करिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता उनकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लें। अरुण जी, वो दिन भी आएगा, लेकिन कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा करती है। कांग्रेस किसी को दल को तोड़ करके या किसी अवसरवादियों को अपने साथ लेने में कोताही बरतती है। कांग्रेस आम जनता के लिए और जनता की सेवा करने में निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं, चाहे पद रहे, प्रतिष्ठा रहे या ना रहे, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य है आम जनता की सेवा करना। हम उस पर भरोसा करते हैं। और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हो या देश में, देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, संगठन में हमारे दीपक बैज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस के पदाधिकारी कर्मठता से कार्य कर रहे हैं और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा करके आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए संकल्पित है। रूपेश जी, देखा जाए तो अब की बार आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था युवा चेहराओं को मौका देंगे, युवाओं को नेता बनाएंगे। इस बार जो भर्ती प्रक्रिया चलेगी कांग्रेस की, जो संगठन को मजबूत करने का काम चलेगा, कितने युवाओं को मौका मिलने वाला है? निश्चित रूप से कांग्रेस युवाओं पर फोकस करके काम करती है। देश के युवा आगामी भविष्य होते हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो युवाओं पर फोकस किया गया, महिलाओं पर फोकस किया गया, किसानों पर फोकस किया गया, और कांग्रेस सर्वहारा वर्ग को लेकर के संगठनात्मक गतिविधियों में भी काम करना चाहती है। निश्चित रूप से सक्रिय युवा है, सशक्त युवा है, उनकी भूमिका कांग्रेस पार्टी में महती होगी ताकि उनके अनुभव का, उनके संघर्ष का लाभ पार्टी को मिल सके। रूपेश जी, जो कार्यकर्ता, जो नेता आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्या पार्टी ने उन्हें मनाने का काम नहीं किया, या पार्टी की नीतियों से वो खुश नहीं थे, या फिर उनका खुद का कुछ स्वार्थ है, इस वजह से वो बीजेपी में गए? जो भाजपा में गए हैं छत्तीसगढ़ में, उनके बारे में उनके क्षेत्र की जनता भी जानती है कि वो किन कारणों से और क्यों गए हैं। भाई देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी संघर्ष के दौर पे है। विधानसभा चुनाव में जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया और देश के चुनाव में हमको संघर्ष करना है जी। ऐसे संघर्ष के दौर में जो पार्टी छोड़ करके जाते हैं, उनके लिए एक ही शब्द है, अवसरवादिता के वो पक्षधर हैं। यद्यपि मैं फिर से कहूंगा, वो अपने किसी मंशा से, राजनीतिक स्वार्थ से, जिस कारण से भी गए होंगे, लेकिन पार्टी में या परिवार में जब संघर्ष का दौर आया तो पार्टी के प्रत्येक सदस्य को मिलजुल करके उस संघर्ष के दौर का सामना करना चाहिए, न कि परिवार के लोगों को छोड़ करके अन्य जगह जाना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ सुनील चौधरी हैं। सुनील चौधरी जी, कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस नीति पे काम करती है, कांग्रेस जनता की सेवा करने का काम करती है, कांग्रेस दल तोड़ने का काम नहीं करती। दल तोड़ने का काम तो ही कर पाती। देखिए, बहुत सारे इतिहास हैं पुराने, उसमें अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कांग्रेस को भरोसा ही नहीं रहा। लगातार आप देखेंगे कि चाहे इंदिरा गांधी जी हो, उन्होंने आपातकाल लगाया, राजीव गांधी जी जो थे उन्होंने शाहबानो के प्रकरण में न्यायालय का फैसला पलट दिया, और इसके बाद आप देखेंगे राहुल जी आए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार का जो कैबिनेट का फैसला था उसको फाड़ दिया। तो कहीं ना कहीं संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा इनको है नहीं। और युवाओं की ये बात करते हैं, भैया युवा तो आज नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, और ये उसी युवाओं की बात करते हैं क्या छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी तो युवा बेचारे नंगे दौड़ने पे मजबूर हो गए थे। ये उसी युवा की बात करते हैं जिनको पीएससी में भर्ती में बंदरबाट हो गया था। ये उन्हीं युवाओं की बात करते हैं जो हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर आंदोलनरत थे, लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आंख मूंद करके बैठी थी, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लगातार भ्रष्टाचार हो रहे थे, लेकिन ये आंख में पट्टी बांध करके बैठे थे। अब जब इनके खुद के कार्यकर्ता आरोप लगाने लगे तो फिर अपने कार्यकर्ताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वैचारिक दृष्टि से बहुत मजबूत होता है, और इसका आकलन अभी माननीय हमारे अनिरुद्ध भैया ने भी किया कि हम लोग जो है वो बहुत संक्रमण काल से छत्तीसगढ़ में गुजरे हैं, लेकिन लड़ने की क्षमता नहीं छोड़े, हम संघर्ष करना नहीं भूले, हम जनता का दरवाजा नहीं छोड़े, हम सड़कों को नापना नहीं छोड़े, हम आंदोलन करना, संघर्ष करना, अपनी केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के जाना, और लोगों के बीच में जो हमारा जनबल है उसको बरकरार रखना, उसको बढ़ाने का प्रयास करना, यह भाजपा का कार्यकर्ता करता है। और भाजपा में कार्यकर्ता होना बड़ी बात है, पद कोई भी हो सकता है, दायित्व कोई भी हो सकता है, लेकिन
दायित्व के अलावा भी जो सामान्य रूप से कार्यकर्ता काम करते हैं, जिनको किसी पद और दायित्व की आवश्यकता नहीं, ना लालसा नहीं जीवन में, वो विचारधारा के अनुरूप जाकर के काम करते हैं, एक एक घर में जाकर के काम करते हैं, सड़कों में जाकर के काम करते हैं, न धूप देखते हैं, न पानी देखते हैं, न ठंड देखते हैं, लगातार लगे रहते हैं पार्टी की सेवा करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए। सुनील चौधरी जी, आप युवाओं की बात कर रहे हैं। अरे 2 सांसदों से निकली पार्टी आज 303 में है। सुनील चौधरी जी, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। जनता को अच्छे दिन का इंतजार आज भी है, उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार का इंतजार आज भी है। पार्टी कब आपकी उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रही है? सुनील चौधरी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का केंद्र का हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल देखेंगे तो उसमें जो योजनाएं निकल करके आई है, मैं एक छोटा सा उदाहरण, प्रधानमंत्री आवास योजना में जब घर बनता है तो क्या मजदूरों को काम नहीं मिलता? क्या जो वहां पर सप्लायर है, कोई ईंट बनाने वाला है, कोई सीमेंट बेचने वाला है, कोई गिट्टी वाला है, कोई छड़ बेचने वाला है, वो भी 6 महीने काम नहीं मिलता? काम तो सबको मिलता है। यदि कोई सड़क पुलिया पुल बनता है तो क्या वहां के लोगों को काम नहीं मिलता? अगर हर व्यक्ति सोचे कि मुझे सरकारी नौकरी ही करना है तो यह संभव नहीं। मोदी जी स्वरोजगार की बात करते हैं और मोदी जी कहते हैं कि रोजगार के माध्यम अनेक हो सकते हैं, और लगातार जब सरकारें काम करती है, मोदी जी लगातार काम करते हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार के साधन उपलब्ध होते जाते हैं। और ये बड़ा एक आंकड़ा है देश के अंदर में, इसलिए तो युवा जो है वो भरोसा करता है। अरे देश का युवा ना केवल देश के अंदर, अब तो विदेशों में जाकर के देश के युवा जो हैं वो भारत का सुनील चौधरी जी, आप कह रहे थे कि नाम रोशन कर रहे हैं, वो पीएम आवास योजना के तहत घर बनता है, पुलिया बनती है, सड़क बनती है। सुनील चौधरी जी, आप कहते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत घर बनता है, पुलिया बनती है तो बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। कितना पैसा मिलता है? महंगाई देखिए साहब, महंगाई देखिए, शिक्षा इतनी महंगी है, स्वास्थ्य इतना महंगा है, क्या उस पैसे से वो अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अच्छी दवाइयां खरीद सकते हैं? 5 महीने से एक पैसा नहीं मिला है पीएम आवास। दवाइयों के लिए भी तो आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना चालू की है। सबसे पहले तो केंद्र की योजना है भाई कि जेनरिक दवाइयां मिलेंगी, सस्ते मूल्य पर मिलेंगी, 80% 50% छूट में मिलती है। उसके अलावा इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना है, निःशुल्क राशन हम प्रदान कर रहे हैं। विश्वकर्मा जैसी योजना लेकर के आए हैं, जो पैतृक रूप से काम करने वाले लोग हैं, नाई है, मोची है, लोहार है, कुम्हार है, धोबी है, मालाकार है, ऐसे लोगों के लिए योजनाएं बना रहे हैं। भाई आप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं सरकार, ये बड़ी बात है, और लोग उसमें आकर के काम करें। महिलाओं के लिए देखेंगे आप कहीं ना कहीं 33% आरक्षण की महिलाओं का भी कहीं ना कहीं सरकार से लेकर के सभी जगह में उनका भी एक स्थान बनना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती, ना केवल युवा, महिला हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उसके लिए देने का काम हमारी मोदी जी की सरकार ने किया। तो सभी क्षेत्रों में तो काम कर रही है सरकार, जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम कर रही है सरकार। देखिए, अब कोई बैठ करके ये कहता रहे कि भैया हमको तो रोजगार नहीं मिला और वो करना कुछ नहीं चाहे, तो जब कोई खुद कुछ नहीं करना चाहेगा तो बड़ी विकट स्थिति हो सकती है। लेकिन जो करना चाहते हैं वो युवा स्टार्टअप के माध्यम से, रायपुर में भी देखेंगे आप, बड़े बड़े आप स्टार्टअप यहाँ रायपुर में चल रहे हैं। एक व्यक्ति जो है वो 20-20 लोगों को रोजगार दे रहा है, 10-10 लोगों को रोजगार दे रहा है। छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वालियों को लोन मिल रहा है, बगैर किसी गारंटी का लोन मिल रहा है, लोग जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मोदी जी ने इस देश के अंदर में युवाओं के विषय में लेकर के बड़ा काम करके दिखाया है, और इसलिए देश का युवा नहीं, पूरा देश मोदी जी के साथ है। सुनील चौधरी, रोकना चाहूंगा, अनिरुद्ध दुबे जी हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से देखा जाए, बीजेपी कह रही है आयुष्मान योजना का लाभ दिया, बेरोजगारों युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन बावजूद इसके लगातार एक मुद्दा उठता रहता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये खत्म होने का नाम नहीं लेती। बीजेपी कहती है रोजगार मिल रहा है, लगातार योजना चला रहे हैं। कितना रोजगार छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को मिल रहा है? अनिरुद्ध दुबे जी, देखिए क्या है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 बातें आपने कही जी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली सरकार जोगी जी की, फिर 3 बार जो है डॉक्टर रमन सिंह जी की, उसके बाद भूपेश बघेल जी की और विष्णुदेव साय जी की। अभी उस चीज का, उस वक्त का इंतजार है जब यहाँ पे अच्छा हेल्थ का जो है हेल्थ के जो यहाँ पे संभावनाएं पैदा हो, स्वास्थ्य को लेके यहाँ पे काम हो, जो अभी नहीं है। शिक्षा की बात है, यहाँ पे अभी भी लोग बेंगलुरु, हैदराबाद, तो मुंबई, तो पुणे, यहां तक कि इंदौर और नागपुर तक चले जाते हैं, तो उसका भी अभी बहुत कुछ यहाँ पे होना बाकी है।
जहां तक रोजगार की बात है तो मैं अभी की सरकार की बात करूं तो अभी 5 महीने हैं, अभी तो बहुत वक्त है। छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है इसलिए मैं उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। जी बिल्कुल। तो अभी वक्त है तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन 2 ऐसे इशू आए अभी चलते डिबेट पे जिसपे मेरे को बात करना जरूरी लग रहा है। रुपेश दुबे जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को भी ये लोग इंडी गठबंधन बोलते हैं। मैं कांग्रेस को कमतर नहीं आंकता, मैं थोड़ी देर पहले कह चुका हूं। लेकिन आप ये भी देखिए कि इंडिया गठबंधन का जो प्रयोग है असफल रहा। पूरे जो है विपक्षी दल जो है मिल के जो है नीतीश कुमार जी को जो है अगवा कर रहे थे और उन्हें मुख्य अगुवाई के लिए नेतृत्व करने के लिए आगे भी कर रहे थे। लेकिन स्थिति वही हुई कि कोई बस का जो ड्राइवर है बस को ले जा रहा है, पता लगा यात्रियों को बैठाल के वो ड्राइवर जो है बस छोड़ के ही भाग गया। ये नीतीश कुमार जी की स्थिति रही। और इधर केजरीवाल के सुर कुछ और होते थे तो ममता बनर्जी के कुछ और होते थे। और आपने ही रुपेश दुबे जी से एक प्रश्न भी किया कि युवाओं का मौका क्या आपकी पार्टी देगी। तो गौर करें कि छत्तीसगढ़ जब राज्य बना, बात आज संगठन का आज बहुत बड़ा मुद्दा है जिस डिबेट का। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कांग्रेस में उम्र दराज लोगों को ही संगठन का काम सौंपा जाता था। वो रामानुज लाल यादव जी हो या मोतीलाल वोरा जी हो या धनेन्द्र साहू जी हो या डॉक्टर चरणदास महंत जी हो या नंद कुमार पटेल जी हो या भूपेश बघेल जी हो। लेकिन उसके बाद जो है मोहन मरकाम और दीपक बैज जी की आप बात करें तो ये कम उम्र के लोगों को दायित्व सौंपा गया। कौन कितना खरा उतरा ये एक अलग विषय हो सकता है। मैं राष्ट्रीय स्तर पे भी उदाहरण दूंगा तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय जो राहुल गांधी के प्रयास से क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, मीनाक्षी नटराजन, अगाथा संगमा, शशि थरूर, ये उसी समय तो उभरे थे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो कांग्रेस में पूरा जो है युवाओं को मौका दिया जाता रहा। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करूंगा। जी समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा जी आपका। रुपेश दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। सुनील चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का मतदान हो चुका है, लेकिन अब दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। दोनों ही संगठन लगातार अब भर्ती प्रक्रिया चलाएंगे, नए सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराएंगे। वहीं दोनों ही संगठन में प्रमोशन और डिमोशन का भी खेल देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए हमारी डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।